चलिए, आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज भुवन जी के स्टूडियो में आप सब बच्चों का स्वागत है, और जितने भी हमारे टीचर लोग या सीनियर लोग भी देख रहे हैं सब उनका भी सबका स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ, चूँकि इसके पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीरीज चला रखा था, उसमें मैंने तीनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके मैंने काफ़ी विश्लेषण किया था, उसका काफ़ी एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा, आप देखो इसको। लेकिन आज आइए आज एक नई चीज़ के साथ, थ्योरी ऑफ मेन वर्ब। चूँकि आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्ब है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वर्ब जो होता है वो इंग्लिश लिटरेचर का एक रीढ़ है। अगर हम वर्ब को ओमिट कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि लिटरेचर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आज आइए हम लोग मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा थ्योरी मैंने निकाल के लाया है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव टेस्ट और यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर स्पीकिंग कोर्स और एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें से मैं कुछ चीज़ों को अपने ढंग से लाया है, अपना एक थॉट मैं इस पर दे रहा हूँ आपको, जो इसमें से कुछ चीज़ को तो आप जानते होंगे और इसके बारे में जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप बच्चे नहीं जानते हो और नहीं जाने होंगे। अगर जान गए हो किसी माध्यम से कि दुखे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानो, आज भुवन जी के माध्यम से आप जानो ये क्या चीज़ है, थ्योरी ऑफ वर्ब। फिर इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ वॉइस, चूँकि इसी पर वो निर्भर है। मतलब थ्योरी ऑफ वॉइस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी ऑफ मेन वर्ब। आप इसको देखो, है ना। तो आइए, तो सबसे मैं शुरुआत करता हूं इसको। मैं वर्ब का इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश जब मैं क्लास ले जाता हूँ उसमें वीडियो नंबर 13, 14, 15, 16 ऐसे करके कुछ वीडियो, 4 मैंने वीडियोस दे रखे थे इंट्रोडक्शन क्लास में वर्ब के संदर्भ में। आप वहां भी इसको देख सकते हो, थोड़ा सा देख लोगे वहां। लेकिन आइए मैं एक नई शुरुआत करता हूं आपको यहां से। थ्योरी ऑफ मेन वर्ब में मुझे ये कहना है कि कोई जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब जैसे पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये सब जितने ना वाले वर्ड हैं, एक्सेप्शन छोड़ के जैसे पढ़ना, खिलौना, ये सब अब बात है, जितने ना वाले वर्ड हैं सब के सब मेन वर्ब हैं। और वो सारे मेन वर्ब जो होते हैं उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है टू प्लस V1 के रूप में हम लिखते हैं। जैसे जाना तो टू को, खेलना तो टू प्ले, पढ़ना टू रीड, लिखना टू राइट लिखते हैं। आप ऐसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसका ओरिजिनल रूप यानी उसका पैदाइशी रूप जो होता है वो होता है 2 + V1 के रूप में। ध्यान रखिएगा, पैदाइशी रूप, ओरिजिनल रूप, है ना। तो ये जो होता है मतलब इनबॉर्न क्वालिटी जो, इनबॉर्न फॉर्म जो होता है इसका, जन्मजात रूप जो होता है वर्ब का, वो 2 + V1 के रूप में होता है, समझे। अब इस 2 + V1 के अन्य 5 रूप और होते हैं। आप देख लो V1, V2, V3, V4, V5, और इसकी विशेषता, और सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग काम है, और सबके अपना अपना जो सेपरेट है, सबका सेपरेट मीनिंग होता है। 2 + V1 है, इसका क्या मीनिंग होगा, V2 V1 है, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका नाम क्या होगा, इसके, और फिर V2 है इसका क्या नाम होगा, इसका अर्थ क्या होगा, V3 है इसका नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है, V4 अगर है तो फिर इसका नाम क्या है, फिर इसका अर्थ क्या है, V5 अगर है तो इसका नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है। वी हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। हम बारी बारी से एक एक करके हम हर चीज़ को जाने, यहाँ सबको जानना है हम लोग को। तो चलिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 + V1 इसका ओरिजिनल रूप, इसका नाम है ग्रामर के भाषा में इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म, बस आप इतना ही जानो, इन्फिनिटिव फॉर्म। उसके बाद अब ये जानिए इसका बदला हुआ रूप, 2 समाप्त हो जाता है, V1 आ जाता है, 2 हटेगा तो V1 आएगा। और ध्यान रखिए 2 सिर्फ V1 के साथ ही आता है, वर्ब के अन्य जो और 5 रूप होते हैं उसमें आप 2 नहीं ही लगाएंगे। V5, V4 इस सब के साथ 2 कभी भी भूल से भी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। अब बात तो कोई बात नहीं, कहा बात अगर है तो कोई बात नहीं, उसकी बात मैं नहीं करती, लेकिन जनरल रूल की बात मैं करता हूँ। 2 जब भी लगता है तो V1 के साथ, V2 के, V3, V4 इस सब के साथ 2 नहीं लगता है। चलिए अगली बात, तो V1 का नाम होगा इन्फिनिटिव फॉर्म में। वीडियो नंबर 13, 14 में मैंने दे रखा है इसको, आप वहाँ देख लोगे। इन्फिनिटिव फॉर्म मानी इन्फिनिटिव रूप, इसमें देखिए टेंस नहीं जुटा हुआ है। फिर 2 अगर हटता है V1, तो V1 के 2 नाम,
एक है बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, इसका नाम है बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। इसी को आप दूसरा कह सकते हैं प्लेन इन्फिनिटिव फॉर्म, प्लेन माना सादा बिना टू के, इसलिए इसको प्लेन भी कहा जा सकता है। तो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म बढ़िया सुनिए आप सारे बच्चे, लेकिन जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर करो, कमेंट करो, यार सारी चीज़ करते रहो अपना, ये आपका काम है और हम लोग सब करें। और आप थोड़ा सा कर देते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपका तनिक सा टिप देने से एक बहुत बड़ी बात सामने आ जाती है। तो चलिए, तो ये V1 का एक नाम है बेयर इन्फिनिटिव। इसी बेयर में होता खाली, नंगा, इसलिए ये वो इन्फिनिटिव है जो टू से नंगा, टू के बिना है, टू से खाली है। फिर इसी को कहते हैं प्लेन इन्फिनिटिव, प्लेन सादा बिना टू का, इसलिए प्लेन इन्फिनिटिव बोलते हैं। चलिए होगी बात। फिर इसी V1 का एक दूसरा भी नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 का दूसरा नाम, यानी कि V1 के दो नाम, एक है बेयर इन्फिनिटिव, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, ये दो नाम। चलिए अब फिर V2 का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी बुक में दिया पास्ट टेंस, पास्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको एकदम बिल्कुल वहां तक गहराई में चले गए हैं कि पास्ट में कौन पास्ट साल होते हैं, तो आप पास्ट इंडेफिनिट V2 जब भी देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट इसको बोलेंगे। V3 अगर है तो V3 का नाम है आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी का दूसरा भी कह सकते हैं आप परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट पूर्ण रूप, माने ये वर्ब का जो ये रूप है पूर्णता को दर्शाता है। और इसी का दो नाम आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं या परफेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये किसी टेंस को नहीं दर्शाता, फॉर्म है ये। अगर जो जिसमें मैंने फॉर्म लिख दिया समझिए वो टेंस को नहीं दर्शाता, जिसमें जो टेंस को दर्शाता मैंने उसमें टेंस नाम दे दिया है। और वैसे भी पास्ट पार्टिसिपल टेंस करके कुछ नहीं है। और परफेक्ट फॉर्म ये भी कोई टेंस, इस नाम से कोई टेंस नहीं होता है। तो चलिए अब बिफोर है, वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है, कई नाम इसके हो जाते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करके कोई नाम टेंस का नाम नहीं होता है। फिर इसका दूसरा नाम होता है जीरंड, आप जीरंड कह लो, या तीसरा नाम कंटिन्यूअस फॉर्म, इसका नाम हो जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म। यह मतलब किसी काम की कंटिन्यूटी को दर्शाता है, यानी कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है इसको बिफोर कहते हैं, कोड इसका बिफोर है और नाम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसी को जीरंड बोलेंगे या इसी कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे, ये बातें होती है। चलिए अब वर्ब में जब एस या ईएस लग जाता है, जो गो है तो गोस, प्ले है तो प्लेस, राइट है तो राइट्स, ऐसा होता है। तो अगर वर्ब में एस या ईएस लगता है इसका कोड बन जाता है V5, जिस V5 को कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपने देखा ये सब कोड है वर्ब का, नाम ये है और इस नाम के को आप इस कोड से हम लोग बुलाते रहते हैं अक्सर, V1 V2 लिख दो, V3 लिख दो, V5 ऐसे बोलते रहते हैं, आप भी बोलते रहते हैं, बस हम लोग समझ जाते हैं। नाम हमको याद रखना चाहिए और जबान पे रखना। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इनडिफिनिट इन्फिनिटिव में जरा से कन्फ्यूज करते हैं, इसको इनडिफिनिट बोल जाता है, इनडिफिनिट फॉर्म, इनडिफिनिट यहाँ पे सुन है, ये इन्फिनिटिव और ये है इनडिफिनिट, आप समझ गए होंगे। लेकिन सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबका अपना अपना अर्थ है और अपना अपना एक पर्पस उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य के हिसाब से इसका हम प्रयोग करते हैं और उसी उद्देश्य के हिसाब से इसका नाम भी है। चलिए अगली बात मैं करना चाहता हूं आपके साथ। अब देखिए होता है क्या, अब गौर से अगर देखिएगा तो दो दो करके है इसमें। इन्फिनिटिव अगर है तो दो इन्फिनिटिव है, एक इंडेफिनिट, ये इन्फिनिट फॉर्म जो ओरिजिनल रूप है वर्ब का, इसको जो था इन्फिनिटिव फॉर्म है ये, और दूसरा क्या बेयर इन्फिनिटिव, दो इन्फिनिटिव हो गए। एक इन्फिनिटिव जो फुल इन्फिनिटिव जिसको बोल सकते, इसको आप बोल सकते हैं फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, फुल इन्फिनिटिव, और ये है बेयर इन्फिनिटिव। इसलिए इन्फिनिटिव दो हो गए, एक फुल इन्फिनिटिव यानी कि और एक हो गया बेयर इन्फिनिटिव, दो इन्फिनिटिव। और देखिए दो इंडेफिनिट है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट एक ही हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट एक ही हुआ, और एक है पास्ट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट भी दो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पास्ट इंडेफिनिट, दो इन्फिनिटिव दो इंडेफिनिट, और दो है पार्टिसिपल। आप देख लो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि इन ये जो है इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल कभी किसी टेंस को नहीं दर्शाता। हम चर्चा बृहत्पूर्वक करने जा रहे हैं, हो सकता है इसका मैं मैराथन क्लास दूं आपको, और देखो इसको कितना लंबा चौड़ा है, और इसको गहराई में डुबकी लगाइए, सारे भ्रम ही टूट जाएंगे भर के संदर्भ में। और ये इतना बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ, शायद किसी बुक में इतना विश्लेषण नहीं मिलेगा, कई नहीं लिखता है लोग इसमें। मेरी किताब सरल ग्रामर है, मैंने उसमें लिख दिया है इस चीज़ को, और उतना जितना मैं बोलता हूँ उतना मैं शायद अपनी किताब मैंने उतना नहीं लिख पाया, क्योंकि पढ़ाते समय बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती है। तो चलिए अब दो इन्फिनिटिव,
2 इंडेफिनिट और 2 पार्टिसिपल। क्लियर। अब आइए हमें अगली बात करना चाहता हूं इसको कि इसमें जो 6 रूप वर्ब के हैं 3-3 करके बांटिए आप देख लो। मैंने इसको टेंस और नो टेंस में दर्शाया। वर्ब के जो 6 रूप है, 6 रूप में कौन टेंस को दर्शाता है, कौन नो टेंस को दर्शाता है, मैं इसको एक बहुत अच्छा से विश्लेषण कर दिया है। अब देख लो, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव देख लो आप, नो टेंस। बेयर इन्फिनिटिव भी नो टेंस। तो V1 जो है बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आपको ये नो टेंस होगा, और टू V1 तो नो टेंस होता ही है। और उसके बाद पार्टिसिपल देख लो, पास्ट पार्टिसिपल नो टेंस और प्रेजेंट पार्टिसिपल नो टेंस। सुंदर सा एकदम आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन ढंग से मैंने इसको बता दिया, चित्र बना दिया है मैंने। तो नो टेंस में हमको 3 रूप आता है, एक टू V1 आता है और एक V3 आता है, V4 आता है, और V1 हाफ है, V1 हाफ है ना। बस ये जान लो आप। तो नो टेंस हो गया। और उसके बाद आप देख लो V1 का फिर प्रेजेंट इंडिफिनिटिव यानी V1, और फिर देख लो आप V2 टेंस, V1 भी टेंस और V5 भी टेंस, यानी 3 रूप हो गए टेंस। नहीं मोटा मोटी आप याद रखें राउंड फिगर में कि 3 होते हैं टेंस और 3 होते हैं नो टेंस। V1 के बारे में आप जान लेंगे हम लोग। और ये मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि भाई ये कब ये टेंस है V1 के बारे में, तो ये कब टेंस दर्शाएगा, कब ये नो टेंस होगा, कब टेंस होगा, बहुत सारी बातें होती है। और मैं करने जा रहा हूँ इसका एक लंबा क्लास में देने जा रहा हूँ इसका, आप सारे बच्चे देखते रहो। अब आइए मैं बात करता हूँ इसको टेंस और नो टेंस। ये तो हम लोग समझने के लिए हम लोगों ने ऐसा लाया। तो अब सवाल उठता है कि नो टेंस और टेंस को ग्रामर की भाषा में हम क्या कहते हैं। तो अब ध्यान रखो, नो टेंस को हम बोलते हैं, आप इसको टेंस वाले को जो हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, FINIT फाइनाइट वर्ब। ये टेंस जो होता है FINIT फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, नो टेंस को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखिए आप। तो वर्ब के जो 6 रूप होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब टेंस, टेंस दर्शाने वाला जो वर्ब का रूप है, मेन वर्ब का जो रूप है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। और जो टेंस को नहीं, जो और 6 रूप में से जो 3 रूप है जो टेंस को नहीं दर्शाता उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट। तो यानी कि वर्ब के जो 6 रूप हैं उसको हाफ फाइनाइट और हाफ नॉन फाइनाइट, टेंस और नो टेंस। बस आप देख लो, मैं क्लियर कर दिया हूं बोर्ड पर। अब चलिए हम लोग विश्लेषण करते हैं इसके आगे कि हम टेंस वाले को, टेंस जो दर्शाते 3 रूप और नो टेंस जो दर्शाते 2 रूप, अलग अलग हम लोग लेके चलते हैं। अब मैं फिर इसको थोड़ा सा रिटर्न में आना चाहता हूं कि फाइनाइट और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन में चर्चा कर देता हूं उसको, आप सारे बच्चे इसको लिख लोगे। अब पढ़ो इसको, विषय को मैं स्थिति से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए, तो यानी वर्ब के जो 6 रूप होते हैं हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में बांट लिया है, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है। आप देख लो, मैंने उसको चार्ट बना लिया है। वर्ब है तो फिर ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते, कौन कौन रूप होता है, तो V1 V2 और V5, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मैंने आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और देखिए नॉन फाइनाइट 2 V1 V3 V4, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम उसको इंग्लिश में डिफाइन भी कर दिए, जरा सा देख लो कि भाई फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। जस्ट आई हैव रिटन हियर एट द बोर्ड, यू सी, आप देखो इसको कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का वह रूप विच जो सोच दर्शाता है और टेंस किसी टेंस को इज कॉल्ड कहलाता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट की हिंदी नहीं होती है, मानी वर्ब का वह रूप जो किसी टेंस को दर्शाता है हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं इसको इंग्लिश कर दिया, हिंदी आप बच्चे लिख लोगे मोबाइल को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब का वह रूप जो किसी टेंस को दर्शाता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और आइए नॉन फाइनाइट में देख लेते हैं कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का वह रूप विच डज नॉट शो, जो नहीं दर्शाता है, और टेंस किसी टेंस को, और मतलब किसी कोई, इसलिए द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का वह रूप विच डज नॉट शो, जो नहीं दर्शाता, और टेंस किसी टेंस को इज कॉल्ड कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है जिसमें 3 रूप आते हैं। यानी इसको भी मोबाइल पॉज करके आप लिख सकते हो हिंदी कि वर्ब का वह रूप जो किसी टेंस को नहीं दर्शाता है उस रूप को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है।
अब आइए हम कुछ दोनों पर हम विश्लेषण देने जा रहे हैं, V1 V2 V5, इसको भी इसका भी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और इसके राज को आप जानो। इसकी बहुत सारी बातें जिसको आपको जानना है, आप टेंस से भी जानते होंगे और बहुत सारी बातें जिसको मैं यहाँ करने जा रहा हूँ और आप यहाँ जानो नॉन फाइनाइट वर्ब फिर क्या है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, चूँकि इसकी बहुत भूमिका होती है। ये बड़ी इंग्लिश है भाई, अपना ये डांस करते रहता है, इसकी अपना अपना अलग अलग जाके रोल करते रहता है। मैंने बोला कि वर्ब के हर रूप का अपनी अपनी हिंदी है और अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना एक उद्देश्य है, उसी हिसाब से ये प्रयोग होता है। और ये टेंस है, ये तो सीमित है बस, लेकिन ये सीमित नहीं है, ये बड़े स्वतंत्र रूप से उड़ते रहता है। तो आइए हम लोग इसको भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको जानिए आप। V1 V2 V3 थोड़ा इस पर चर्चा मैं करूंगा और उस पर मुझे चर्चा थ्योरी ऑफ वर्ब पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यहाँ है, यहाँ, लेकिन इसको भी आप हम लोग जानेंगे और क्या चीज़ है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जानो। तो चलिए अब पहले मैं फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करता हूँ, आप उसको जरा सा देख लो। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर आप आगे जानो इसको। देखिए V1 के दो नाम हैं, आप जान चुके हैं। V1 के दो नाम, इसको हम इन्फिनिटिव भी, इन्फिनिटिव का मतलब नो टेंस, और दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब V1 दो भूमिका में, टेंस की भूमिका में भी और नो टेंस की भूमिका में है। नो टेंस की भूमिका में या बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है या प्रेजेंट इन्फिनिटिव कहलाता है, और टेंस के रूप में या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है। तो हम जस्ट मेरा यहाँ एक ड्यूटी बन जाता है, हम आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर करें कि इसको हम कब नो टेंस कहेंगे और कब हम इसको टेंस कहेंगे। नो टेंस कहने का मतलब कब इसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे और कब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। तो हम सबसे पहले V1 को ले चल रहे हैं आपको बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। हम V1 को बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव कब कहेंगे और उस अवस्था में इसका अर्थ क्या होगा, आइए हम इसको चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको हम ए में चर्चा करने जा रहे हैं, V1 एज आ बेयर इन्फिनिटिव, बेयर INFINI, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। आइए इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। V1 को बेयर इन्फिनिटिव के रूप में कब कहते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में इसको जानते हैं। देखिए हम हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, शायद वीडियो नंबर 16 मेरा होगा जहां मैंने चर्चा की हेल्पिंग वर्ब के बारे में और उसमें दिया है, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दी। फिर भी मैं यहाँ आपको चर्चा कर रहा हूँ कि ये बेयर इन्फिनिटिव कब कहलाता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब आप वहाँ अगर देखे होंगे वीडियो नंबर मेरा 16 जरूर जाके देखो, वहाँ हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट मैंने दे रखा है और वहाँ मैंने चर्चा इसकी की है और आप मेरे ख्याल से शायद आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएगी बात। देखिए होता है क्या, ये बेयर इन्फिनिटिव कब कहलाता है V1, हेल्पिंग वर्ब में 11 लगभग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, देयर आर 27 हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें से देयर आर नियरली 11 हेल्पिंग वर्ब्स, दोज आर कॉल्ड ये मॉडल्स, वो सब मॉडल कहलाते हैं। कौन कौन है जैसा मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ देखो, ये मैंने लिखा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, देखो विल, would, must, ought to, OUGST, ought to, used to। आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ये देखो, ये सारे आपको 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ आप बोर्ड पर देख लो, यहाँ देखिए गौर से आप देखो, ये है आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, ये आपको 11 यहाँ है हेल्पिंग वर्ब्स। इस 11 को हम बोलते हैं मॉडल्स या इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या फिर इसी को आप कंबाइन मॉडल्स बोल दीजिए, कब काम चल जाएगा। यानी कि आप इसको टोटल को बोल सकते हैं MODALS मॉडल्स, बस काफ़ी है। मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, आप जाके देखो, मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब इसके बारे में जान लीजिए, ये मॉडल्स जो होते हैं, इसका अर्थ जो भी हो, मैं बारी बारी सब चीज़ पर चर्चा कर नहीं जा रहा हूँ, खैर सबका।
तो ये सारे मॉडल्स हैं। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको इंग्लिश में लिखी जाती, जब भी आप इसको लिखेंगे तो यह सदैव V1 के साथ आता है, सदैव। ये सब अकेले आते ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब अकेले कभी सेंटेंस में यूज नहीं होगा। जब भी आएगा तो V1 के साथ आएगा, मेन वर्ब इस V1 के साथ आएगा। और V1 के मॉडल के साथ आने वाले इसी V1 को हम कहते हैं आपको ये बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। यानी मॉडल के साथ जब भी V1 को देखेंगे हम इसको लिख देंगे बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब लिख देता हूं मैं, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। बस मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी कि मॉडल के साथ जब हम V1 को देखेंगे तो हम कहेंगे कि यह V1 वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव रूप है, जिसको आप कह सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। आप आराम से बोलो इसको, जो भी बोलता है बोलते चलिए। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसका दे देता हूं और उस एग्जाम्पल को आप देखो रखो और देख लो, समझ में आ जाएगा। मॉडल कोई अर्थ इसका जो भी हो, तो मैं अलग अलग बताने जैसे सूर्य ये चाहिए ग्रुप में जाएगा, सूर्य ये विल और गाय ग्रुप में जाएगा, मस्त चाहिए ग्रुप में जाएगा, यहाँ सकना ग्रुप में जाएगा, सब ढेर सारे। मैं इसकी एक एक का मैं आप ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, काफ़ी यूट्यूब पर है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों ने समझाया है। मैं भी इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, अपने ढंग से देने जा रहा हूँ, आप इसको देखो। चलिए मैं अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ बेटे कि आप सारे जितने भी बच्चे हो इसका एग्जाम्पल ले लो हमसे। फिर हम चले जाएंगे V1 को टेंस के रूप में। आपकी V1 को हम टेंस कब कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप में कब इसको हम जानेंगे, हम लोग वहाँ इसको लेके चलेंगे, वहाँ भी आप इस चीज़ को देखो। आइए तो हम अब इसको लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, थोड़ा निकाल के देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, थोड़ा निकाल के देखिए। मैं यहाँ बहुत वर्कआउट नहीं कराने जा रहा हूँ, बस आपको सिद्ध करने जा रहा हूँ बेयर इन्फिनिटिव एग्जाम्पल। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। देखिए मॉडल जब ही होगा, मॉडल के याद रखिए, मॉडल के साथ जब भी ये वर्ब आएगा तो वो सदैव V1 आएगा, और यही आपका BI है, बेयर इन्फिनिटिव रूप है। वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। आप देख लो ये V1 है, ये आपका BI है। BI मतलब बेयर इन्फिनिटिव रूप है। वह दौड़ सकता, तुम दौड़, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। अब देखिए ये V1 है, मॉडल है तो V1 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। और V1 अगर है, इस V1 को आप BI बोलो, आराम से कहो BI है ये। कोई भी सी कुड प्ले, वह खेल सकती थी। आप देख लो ये BI है। यानी हम क्लियर हो गया कि मॉडल बस एक ही जगह मॉडल के साथ जो V1 आएगा उसी को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। आप इस पर दिमाग अपना फिक्स कर लो। इस पर काफ़ी चर्चा होगी, आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बस मेरा तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। और थ्योरी में जहाँ तक जो एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए मुझे ज़रूरत है देने की, वो मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये हुआ आपको कि V1 हम बेयर इन्फिनिटिव कब कहेंगे, ध्यान रखें। यानी कि मॉडल के साथ आने वाले वर्ब के जो V1 रूप होते हैं, और उसी V1 को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। मैं थोड़ा सी बार और बोल जाना चाहता हूँ कि इंग्लिश में मॉडल जब भी आता है, जब भी मॉडल आएगा वो सदैव मेन वर्ब के V1 रूप के साथ आता है, और मॉडल के साथ आने वाले मेन वर्ब के इस V1 रूप को ही हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बस यहाँ बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं V1 को आपको टेंस के रूप में, कि हम V1 को टेंस कब कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब कहेंगे बेटा। आइए हम लोग इसकी चर्चा अब मैं शुरू कर देता हूं, आप इसको देख लो, उबने की जरूरत नहीं, आप इसको देखो। बार रहस्य, दिस इज सीक्रेसी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का ये ग्रामर का एक रहस्य है, आप इसको जानो। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं V1 को। अब आपका अगला टॉपिक है कि V1 एज प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRES, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस ये देखो V1 को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब कहेंगे। देखिए आप, मैं इसको 2-3 परिस्थितियां इसको दे रहा हूं, आप यहां गौर से देखो। जैसे देखो यू गो, ये देख लो, ये V1 है। दूसरी बात देख लो, यू डू
गो। यहाँ देख लो आप, यू हटा के मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ, आप यहाँ देखो, यू डोंट गो, मैंने लिखा इसको। अब ये V1 है, ये V1 है, ये V1 है। फिर देखिए, ही डज गो, यहाँ देखिए V1 है, ही डजंट गो, ये देखिए V1 है। बस आराम, सिंपल सा चीज़ है, कोई घबराने की सब बात नहीं है कि हम इसको टेंस कब कहेंगे। जस्ट वी हैव टू नो हेयर, हम इसको जाने यहाँ कि V1 को हम लोग जान चुके बेनिफिट के रूप में, BI कब होता है। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इसको कब कहेंगे। बस चलिए आइए देखते हैं इसको। होता है क्या, ये V1 देखिए, ये V1 अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए अकेले आते हो, अकेले, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए आने वाला ये V1 अकेले अगर हो कि सब्जेक्ट के लिए V1 आता है, तो आप समझ जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही है, किसी और फॉर्म में नहीं है। यानी कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है। यू देखो, यू के लिए V1 आ गया, गो आ गया, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। कहीं अगर इसी मॉडल लग गया, कैन लगा दें, तो फिर ये तुरंत BI हो जाएगा। BI मतलब बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। और इस V1, अब इसी V1 को हम प्रेजेंट इम्फैटिक बना लेते हैं। हम प्रेजेंट विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत यहाँ चर्चा करने की जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। और इसी V1 को इम्फैटिक अगर आप बनाते हैं, यानी डू के साथ अगर हम V1 देख लेते, डू लाते हैं, यू डू गो, तुम जाते तो हो। हिंदी इसकी V1 की प्रेजेंट में हिंदी जब भी होती है, भर में ता है, ती है, तेहन, ताहू इत्यादि लगा के बोलते हैं। तो अब यहाँ देखो, यू डू गो, अगर किसी V1 को आप डू के साथ देखें, मोटा मोटे अर्थ आप जाने या ना जाने, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, थ्योरी जो है आप उस चीज को पकड़ के रहो। अगर आप V1 को डू के साथ देख लें, तो आप समझ लीजिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में यह V1 है। यहाँ डू, तो यू डू गो अर्थ होता है तुम जाते तो हो, ये इम्फैटिक सेंटेंस बोला जाता है, जिसकी चर्चा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में करूंगा। अब ये डू के साथ, फिर ये निगेटिव हो गया, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो सकता है कि ये इंट्रोगेटिव भी हो कि डू यू गो, डू यू गो, व्हाई डू यू गो, व्हाई डू यू गो, या देख लो, तो डू है। तो ये कहने का मतलब, अगर ये V1 डू के साथ हो, चाहे ये पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, तो आप सदैव इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इस V1 को समझ लीजिए, डू डज हो, V1 अकेले हो या डू के साथ हो, चाहे ये सिंपल में हो, इन्फैटिव में हो, जब ये डू आएगा, डू के बाद जब ये V1 आएगा, समझ लीजिए V1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी वर्ब का यह रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए अगली बात। अब यही V1 अगर डज के साथ आता हो, डज के साथ, डज हो और डज के साथ अगर V1 हो, तो आप इसको, इस V1 को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। इसको ये डज नॉट है, यहाँ पॉजिटिव था, ये निगेटिव, और ही डज गो जाता तो है, ही डज नॉट गो वो नहीं जाता है, ये निगेटिव हो गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव डज आएगा और ये अगर V1 आएगा, तो अब आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप में ही इसको कहेंगे कि प्रेजेंट का रूप ये है। तो फाइनल ये हुआ कि V1 हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में अगर V1 को हम अकेले देख लेंगे या V1 को हम डू डज के साथ देख लेंगे। डू डज के साथ हमेशा V1 आता है, ध्यान रखिए। V1 के साथ हम या तो V1 को अकेले देख लेंगे या डू डज के साथ देखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यह V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, चाहे वो सेंटेंस इम्फैटिक हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो। यहाँ भी लग जाए डज ही गो, अगर हो व्हाई डज ही गो, कुछ भी हो, तो आप समझेंगे कि यह V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। अगली बात मैं V1 के बारे में चर्चा करता हूँ। चूंकि मेरा एक कॉन्वेंट भी चला रहा हूँ, मैं कॉन्वेंट चलाता हूँ भाई, उसमें ढेर सारे टीचर सब हैं, करीब मैंने लगभग 14 टीचर्स आर देयर इन माई कॉन्वेंट, और उसमें बहुत सारे टीचर आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंग्लिश स्कूल है मेरा, तो मैं उसमें
इंटरव्यू जब लेता हूँ, कई टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ तो एकदम गलत जैसे लगता है कि वो कुछ इंग्लिश में जानता ही नहीं है, तो फिर उसका सिलेक्शन तो मैं कर नहीं सकता। जैसे मैं इधर फिलहाल इंटरव्यू मैंने 2 टीचर का लिया था, आया था वो नर्सरी क्लास नर्सरी 1-2 की ज़रूरत थी हमको और आया था वो। तो उसने इंटरव्यू जब देने लगा तो मैं इंटरव्यू में पूछा था कि ही इज़ गो सही है कि गलत है, आप ये बताइए। तो बोला कि सर ये गलत है। मैं कैसे, तब सही क्या होगा? उसने बोला कि ही इज गोज होगा सर। अब बहुत दुख हुआ, तो मैं बोला कि यू आर गो सही है कि नहीं? हाँ सर यू आर गो सही हो जाएगा। अब ये बताइए। तो ऐसे ऐसे टीचर सब हैं। और कहने का मतलब इंग्लिश में आज भी जो बच्चे हैं लगा इंग्लिश के नियमों से बहुत दूर है, जानकारी से दूर है। आइए हम उसकी चर्चा थोड़ा करना चाहते हैं हम यहाँ V1 के साथ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूप में अगर ये है बेयर के साथ, बेयर के रूप में तो इसके मॉडल आया, इस मॉडल जो है मॉडल आप दे लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट लोग क्या करते हैं इस V1 के साथ एम इज आर का बहुत सारे बच्चे जोड़ते हैं। टीचर जो इंटरव्यू देने के लिए आया, मैं दुख भरे शब्दों में कहा था, उसने भी ऐसा बोला था। तो आप कसम खा लो कि V1 के साथ एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग तो भूल से भी नहीं होना चाहिए। ही इज गो तो गलती नहीं, ब्लंडर, ये भयंकर भूल है ये। ही इज गो, यू आर गो, ये सब कभी ना करें। कहने का मतलब एम इज आर है ना, वाज वेयर और के साथ अगर आप प्लस V1 हो या V2 हो या V5 हो तो भाई ये भयंकर भूल है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी भूल से मत दीजिएगा, कभी नहीं होता है। V1 जब भी आएगा या तो अकेले आएगा या डूडस के साथ आता या मॉडल के साथ आएगा। तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ V2 और V5 के बारे में चर्चा मैं कर देता हूँ और उसकी चर्चा आप देख लो बच्चे क्या होता है। इसलिए भाई इंग्लिश की अपनी एक मर्यादा है, रूल है, जरा उसको आप देखो। चलिए, तो एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग कभी भूल से भी V1 V2 और V5 के साथ नहीं करेंगे आप, कसम खा लो जीवन भर के लिए ये चीज़ होती है। तो यहाँ था V1 के बारे में हम लोग जान चुके कि ये बेयर इंफिनिटी कब कहलाता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट कब ये कहलाएगा। चलिए, और एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि V1 वैसे टेंस में जाएगा ये। V1 का प्रयोग अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूप में करते हैं, तो अगर उसकी हिंदी आप जानना चाहते हैं तो बस हिंदी के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा के आप लिखेंगे और धड़ ले लिखते चले जाइए, आराम से लिखो और ये करो, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग निकले और V1 हो गया मेरा ख्याल से। अब आप आइए इसको V5 के बारे में जानिए। V5 आपका इसके बारे में चर्चा मैं कर देता हूँ। V5 का मतलब होता है भर में जब S या ES लगता है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया थोड़ी काल के लिए, सॉरी, कि V1 जो होता है, V1 जैसे यू गो, V1 हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब V1 का आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए यह प्लूरल रूप कहलाता है। मेन वर्ब का यह प्लूरल रूप होता है। जैसे यू गो, गो यहाँ क्या प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। पर मैंने बोल चुका, मैं पिछले वीडियो में आया था वर्ब में, आप जाके देखो कि अगर किसी वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर बनता है और किसी नाउन में अगर एस या एस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल बनता है। यानी कोई जो वर्ब होता है, जैसे ये वर्ब, तो बिना एस या एस का यह सदैव प्लूरल होता है, PL में प्लूरल होता है। और इसके साथ अगर हम ES जोड़े, एस जोड़े तो ये सदैव जानिए कि यह सिंगुलर होता है। तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि V5 यानी वर्ब में जब हम S या ES जोड़ते हैं तब यह सिंगुलर बनता है। यानी V5 जो है सदैव सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। वर्ब का जो प्लूरल रूप होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आई केवल एक अपवाद है जिसकी चर्चा मैं पीछे भी कर दिया हूँ, मैं बार बार उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, समय बर्बाद होता है यहाँ, फिर नीरसता भी लगती है थोड़ी सी। तो चलिए, न्यस्त आ जाती है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो V5 जो होता है यानी कि वर्ब में S और ES, तो ये सदैव ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा सिंगुलर होता है ये। और ये जब भी प्रयोग होगा या तो वन नाउन कोई होगा, कोई भी नाउन, वन नाउन कोई भी वन नाउन, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, लिविंग नॉन लिविंग, मैन काइंड, एनिमल काइंड, कुछ भी हो, तो वन नाउन होना चाहिए। या फिर प्रोनाउन के रूप में ही होगा, सी होगा, इट होगा, या दैट होगा, या दिस होगा, कुछ भी होगा। ये सब जब भी आएगा इसके साथ V5 प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। आई अब बात है, आई के साथ V1 होता है, तो इसलिए आप ध्यान, वन नाउन कोई भी हो, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो, जब पेन है यहाँ तो ये भी नाउन है, तो वही सब्जेक्ट रूप में ही है, सी है, इट है, दैट है, दिस है, इसके साथ जब भी आएगा तो V5 प्रयोग होता है।
चलिए अगली बात इसका, एक बात हुई इसके साथ। दूसरी बात इसका जानिए आप, बहुत ये गलत यूज़ करते रहता है लोग सब इसके साथ। एक चीज़ मैं खुलासा कर देना चाहता हूं कि ध्यान रखिएगा कि वर्ब का जो V5 रूप होता है और V2 रूप जो होता है वो कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये मजाक नहीं लगे कि V5 जो होता है वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं वर्ब, जैसे गोज हो गया, ये गोज, तो ये गोज कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ले सकता है। या V2, अगर इसका V2 वेंट है मान लीजिए, ये V2 है मान लो, तो ये कभी भी आपका कोई भी किसी भी 27 हेल्पिंग वर्ब उसमें से किसी को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार कर ही नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए V5 जब होगा तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। जैसे ही इज गोज, जैसे मैंने बोला मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो एक वो इंटरव्यू देने वाले जो थे वो बोले ही इज गोज होगा सर, तो इंग्लिश सैफर था, कुछ था ही नहीं, तो मैं उसको नहीं मतलब ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, तो ये बात होती है। इसलिए ही इज गोज भूल है, मैं टेंस में विश्लेषण करूंगा वहाँ क्यों भूल है, ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा मैं यहाँ क्यों करूँ, बस मोटा मोटी जान लीजिए। गोज जब भी होगा तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप भूल से भी नहीं लेंगे, V2 के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब भूल से भी नहीं लेंगे। हाँ, अब बात आती है अगली कि भाई आखिर ये ही गोज वह जाता है, फिर इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, वह गया ही वेंट, फिर इसको निगेटिव कैसे बनेंगे, इम्फैटिक कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे भाई, बिना हेल्पिंग वर्ब का न यह इम्फैटिक बनेगा और न यह इंट्रोगेटिव बनेगा, न निगेटिव बनेगा। चूंकि इम्फैटिक बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की परम आवश्यकता है, तो फिर इसको कैसे बनेंगे भाई, इसको कैसे बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये V5 के लिए हम ले आते हैं डज और इसके लिए हम लाते हैं डू। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी डिड V2 के लिए डिड आता है। तो ये जो मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं इसको कि ये जो है ये जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, लेकिन इसको इम्फैटिक या निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए V5 को हम देते हैं डज और V2 को हम देते हैं डिड। लेकिन ध्यान रखिएगा डज और डिड जब ही आएगा तो ये V5 में रह ही नहीं सकता, चूंकि मैं बोल चुका हूं कि ये V5 कभी किसी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को तो टोलरेट करता भी नहीं, एकदम टोलरेट ही नहीं करता है। और इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको डज मिलता है, चूंकि V5 को V5 मिलेगा, डज V5 है, इसकी यस वाले को यस वाला हेल्पिंग वर्ब मिलता है ये। लेकिन ये जब भी आएगा ये तुरंत V1 में चला जाएगा, ये जब ये डिड आएगा ये V2 बदल के तुरंत V1 में चला जाएगा। ध्यान रखिए, इसलिए डू डज डिड के साथ सदैव V1 प्रयोग होता है मेन वर्ब का, और कोई भी रूप प्रयोग नहीं होता। इस बात को आप सदैव याद रखिए। इसलिए अब इस बात को मैं दावे से कहूँगा और विश्वास भरे शब्दों से मैं कहूँगा कि जब ये V2 और V5 को कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए, इसको हम V5 को हम डज देते हैं, और डज जब ही आएगा, यहाँ जब ही हम डज आएगा तो डज जब भी लेता है तो V1 आएगा, तो डज प्लस V1 इजकल टू, सॉरी ये V5 होता है। ध्यान रखिएगा, डज प्लस V1 इजकल टू V5 का ये देता है। इसलिए मैं इससे पहले भी थ्योरी में दिया हूं कि डज के साथ जब भी V1 देखेंगे तो इस V1 को हम पर्याय मानेंगे, और लेकिन डज होता है ये। अब ये V5 क्या सिंगुलर, डज प्लस V1 क्या हो, सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर रूप हो गया भर गए दोनों मिलकर के। अब V1 यहाँ प्लुरल नहीं रहा, क्योंकि ये अकेले है नहीं, डू के साथ भी नहीं है, लेकिन डज प्लस V1 आपका ये हो गया सिंगुलर रूप, और डज प्लस V1 इजकल टू V5। इसी को आप लिखते हैं जैसे ही गोज, आप लिखते हैं ही गोज वह जाता है। सवाल होता है क्यों आप ही के साथ गोज ही गो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लुरल सब्जेक्ट को प्लुरल वर्ब चाहिए। फिर इसी को अगर आप इम्फैटिक बनाएंगे, क्या वह जाता है, ही डज गो। आप अगर ही डज गोज देते हैं तो ये तो ब्लंडर है, भयंकर भूल है भाई, ऐसा नहीं करोगे। जैसे वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो आप देंगे, ही डज नॉट गो देंगे आप। क्या वह जाता है, डज ही गो देंगे आप, डज ही गो देंगे आप। प्रश्न इंटू के व्हाई डज ही गो, क्यों वह जाता है, व्हाई डज ही गो आप ये देंगे। आप देख लो डज जब ये प्रवेश करेगा तो वह मेन वर्ब V5 में न रह करके V1 में चला जाता है। यही बात V2 में है, V2 की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बस V2 की चर्चा चैप्टर बना कर दूंगा, उसका तो थोड़ा बहुत मैं चर्चा कर ही दिया, वही सारी बातें होती है। और ध्यान रखिए जब ये V5 होता है, V5 की हिंदी की जहाँ तक बात होती है, इसमें भी ता है ती है, भर में ता है ती है ते हैं इत्यादि लगा के हम इसको बोलते, जैसे ही गोज
वह जाता है, सी गोज वह जाती है ना, यही सब। पिताजी जाते हैं, फादर गोज, पिताजी जाते हैं भी आता है जी, सिंगुलर भी हैं का यूज़ हो जाता है अनुशासन शालीनता दर्शाने के लिए। तो वे पिताजी जाते हैं, फादर गोज हो गया। इसी ढंग से ये बातें आती हैं। तो आपने देखा कि डज के बारे में, V5 के बारे में देख लिया। V5 जब भी सिंगुलर होता है और ये अपना डज के साथ मिलकर ये इम्फेटिक निगेटिव बनाता है और इस अवस्था में ये V5 V1 हो चला जाता है और V5 की हिंदी ताहती है हम लोग बोलते हैं। V5 के बारे में इतनी बात थी। अब आइए हम लोग V2 बोल करके मैं इसको इंड ही कर देना चाहता हूँ बस 5 मिनट के अंदर। कुछ है नहीं इसमें। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि V2 क्या है। V2 अब जान ली V2 का क्या नाम है भाई। तो V2 का नाम है पास्ट इंडेफिनिट और V5 का क्या नाम है वो लिखा चुका हूं मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलके प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब के 2 रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इकलौता ऐसा वर्ब है जो 2 रूप लेता है, V1 भी लेता है और V5 भी लेता है। ध्यान रखिए, 2 रूप में क्यों, 2 रूप क्यों को मैं कहूँ कि 1.5 रूप में कह दूँ 1.5, क्योंकि V1 तो हाफ जो है बे इन्फिनिटिव है यानी कि इनफाइनाइट है और हाफ। तो चलिए खैर राउंड फिगर हम लोग 2 बोले कि V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का इकलौता ऐसा चैप्टर होता है, इकलौता ऐसा टेंस होता है जो इंग्लिश में 2 रूप लेता है, V1 लेता है और V5 लेता है। और ऐसी करिश्मा और किसी भी चैप्टर में इंग्लिश में नहीं है, जब भी लेता है तो 1 रूप लेता है। तो चलिए अब V2 के बारे में। अब V2 का नाम पास्ट इंडेफिनिट नाम है इसका जब भी होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट नाम है। मैं चर्चा कर चुका हूँ इसका। और ध्यान रखिए, ये जब भी लेता है कभी किसी हेल्पिंग वर्ब को स्वीकार नहीं करता। मैं बोल चुका हूं कि V2 नेवर एक्सेप्ट्स, V2 नेवर एक्सेप्ट्स एनी HV। ये किसी भी हेल्पिंग वर्ब को स्वीकार ही नहीं करता है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और ध्यान रखिएगा, अब ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए फिर निगेटिव बनाने के लिए या इंटरोगेटिव बनाने के लिए कि ये डिड लेता है। ये जब भी लेगा तो डिड लेगा और डिड जब भी लेगा तो ये तुरंत V1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको निगेटिव बनाने के लिए, इम्फेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इस V2 को हम देंगे डिड और डिड जब ही आएगा तो सीधा V1 में आ जाएगा। ये डिड क्योंकि ये तो कभी स्वीकार नहीं करता, आप इसको दीजिएगा तो ये तुरंत रूप में बदल लेता है अपना। यही ख्याल V5 का भी खेला है। तो इसलिए ये दोनों V5 और V2 का अपना एक यही खेला है कि इसको हेल्पिंग वर्ब लेगा नहीं, दीजिएगा तो ये V1 में चला जाएगा। इसलिए V2 इक्वल टू डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2 होता है। चलिए अब ये क्या होता है, अब V2 के बारे में सिंगुलर प्लूरल के बारे में बता दूं कि V2 जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी धर्मलेस प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ धर्मलेस प्रयोग होगा। जैसे देखिए मैं गया, आई वेंट। देख लो, ये मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मैं गया, मैं अकेले, आई वेंट, मैं सिंगुलर हूँ। देखिए अब वे सब गए थे तो आप लगा लो दे वेंट। देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी V2 यहाँ आ गया। इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वह नहीं गया था, ही डिड नॉट गो। मैं गया था, आई वेंट, मैं तो गया था, आई डिड गो। मैं नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया था, डिड आई गो। मैं कब गया था, व्हेन डिड आई गो। बस ऐसे सब बनाइए अपना। तो ये था V2 के बारे में। और ध्यान रखिए V2 से पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर तो भूल से ही प्रयोग नहीं कीजिए, मैं दे चुका हूँ, पीछे आ चुका है वीडियो में। इसीलिए ये बातें थी कि V2 पास्ट इंडेफिनिट नाम है इसका। V2 नेवर एक्सेप्ट एनी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये डिड लेता है और डिड जब आएगा तो ये V2 न लाकर V1 हो जाएगा। और ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, यानी सिंगुलर सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये समान रूप से प्रयोग होता है। बस ये एग्जाम्पल में मुझे देना तो V2 के बारे में ये चर्चा। अब मैं मैंने फाइनाइट वर्ब की चर्चा में समाप्त कर दिया हूँ। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नॉन फाइनाइट की, और नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा मैं अगले वीडियो में दूंगा, उसको सेपरेट करके मैं दे रहा हूँ आपको। और शेष बात है आप फाइनाइट वर्ब तक यहाँ आप जाने एक वीडियो में, और दूसरा वीडियो में मैराथन वीडियो उसमें देने जा रहा हूँ, चूँकि उसमें लंबा मैं करूँगा, चूँकि एक वीडियो में समाप्त करना चाहता हूँ। चूँकि मुझे पढ़ाना है आपको थ्योरी ऑफ वॉइस, जो एकदम मेरा भुवन जी का एकदम ये तहलका है। आप देखिए आकर के भूचाल मेला दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा। और मेरा एक थ्योरी है, आप देखो ना क्या चीज़ है। लोग कहता है कि सभी, मैंने काफ़ी वीडियो मैंने देखा, लोग कहते हैं कि भाई इतना सेकंड बनाइए, इतना सेकंड। अरे मेरा वीडियो देखो भाई, मैं वॉइस ऑफ थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ वॉइस लाने जा रहा हूँ आपको। देखो कितना सेकंड में क्वेश्चन बनता है, मैं तो वहाँ दिखाऊंगा आपको जब प्रैक्टिस में दूंगा। तो
सेकंड बनना चाहिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आप तमाम बच्चों से विदा लेना चाहता हूँ, और लेकिन भाई कहता हूँ मैं पुनः ये कहना, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब करो प्लीज़। और चलिए हम सब मिल करके हम लोग जस्ट वी हैव टू गो अहेड, एकदम कंबाइंडली हम लोग मिल के चलें और साथ चलें और मिल के मेहनत करें। और मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले कभी जीवन में पीछे नहीं रहा। ये सिद्धांत है भुवन जी का। आप भी इस सिद्धांत को अपनाओ और चलिए हम सब मिल करके आगे बढ़ें। और आप तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना, और बुजुर्ग लोग देखने वाले जो हमारे वीडियो हैं उनको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।